Hi viewers, I'm JK Gupta. Today I'm going to start the previous year question of electromagnetic waves. Yesterday CBSE has released the date sheet and our examination will be start from 24th of February. So we have 54 days. In this 54 days, if we have a systematic study, it will help to get some extra marks in our examination. In this platform, what I'm going to do, I will select some previous year question that will be helpful in your 2023 examination. And अगर आप लोग कोई दूसरा सोर्स से पढ़ रहे हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप लोग पढ़ो, क्योंकि यही जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो आएगा, ये नहीं, ये आप लोग को उस टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा. दैट इज फाइन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो मैं पहले आपको ये दिखाता हूं ये चैप्टर आया क्यों और स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज द फेलियर ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ इन अ कैपेसिटर. सो कैपेसिटर में ये फेलियर करता है, सब जगह होल्ड करता है. अगर कैपेसिटर में अगर फेलियर होता है तो कैसे होता है, देखो. इफ आई कंस्ट्रक्ट अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड आई एम कनेक्टिंग विथ अ वेरिएबल करंट. देखो मैं बहुत अच्छा एक वर्ड यूज किया हूं, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल करंट. सो इफ आई कनेक्ट अ एमीटर ओवर हियर, आई विल ऑब्जर्व दैट देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन द एमीटर. व्हाई is a deflection? Obviously there should be a current and there यहां से करंट फिर बैक कर रहा है अकॉर्डिंग टू कर्सर्स लॉ. मगर हम एक चीज ऑब्जर्व करो अच्छा से, अगर यहां से करंट जा रहा है, आई करंट यहां पर गया, यहां पर तो कोई कंडक्टर है नहीं, ये फ्री स्पेस है. ये फ्री स्पेस में तो करंट जा नहीं सकता अकॉर्डिंग टू कंडक्टर थ्योरी ऑफ करंट. कंडक्टर चाहिए. तो हमारा एम्पियर जो लॉ है उसका फर्स्ट फेलियर क्या है, वो KCL को समझा नहीं सका. क्यों? एम्पियर जो सर्किटल लॉ है दैट डिपेंड्स ऑन B.dl. मतलब उसको एक लेंथ चाहिए, करंट एलिमेंट्री लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. हियर देयर इज नो एलिमेंट्री लेंथ, यहां पर नहीं है, तो करंट नहीं जा सकेगा. तो KCL में क्या कहा जाता है, अगर यहां से करंट इंट्रोड्यूस हुआ है, इनसाइड गया है, तो आउटसाइड भी आना चाहिए. ये फेलियर है. लूप लॉ, एम्पियर ने खुद जो लूप लॉ बनाया था टू सपोर्ट द कन्वर्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कन्वर्शन ऑफ करंट टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को वो सपोर्ट करने वाला एक लूप लॉ बनाया था. पहले हम लोग ये सोचते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये कंटिन्यूअस कर्व होता है. अब कंटिन्यूअस कर्व होने से क्या प्रॉब्लम है, समझो एक मैग्नेट लिए हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इसका मतलब है करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से जाएगा, अंदर में घुसेगा और नॉर्थ पोल में फिर जाके फिर बाहर निकलेगा. If I take a surface, गॉस लॉ को मुझे प्रूफ करवाना है, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो यहां से एक फ्लक्स बना ड्यू टू दिस फाई, और ये एक फ्लक्स बन रहा है ड्यू टू एक फील्ड लाइन अंदर घुस रहा है. अगर बाहर निकलने को प्लस बोलते हैं तो अंदर घुसने को हम लोग माइनस बताएंगे. सो टोटल फ्लक्स विल बी जीरो, फाइनेट. ये कैसे डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड से. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड फ्रॉम अ चार्ज कभी भी क्लोज्ड नहीं होता है, वो सरफेस से निकलता है, सरफेस के चार्ज के अंदर से नहीं निकल सकता है. ये हम लोग पढ़े थे. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अगर आप लोग को ये पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यू विल से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is a continuous curve. It can flow within the magnet. It is also a continuous curve, but it does not intersect the surface. ये surface को intersect नहीं कर सकता, surface से बाहर निकल सकता है. ये दो difference है. अब यहां पर क्या समझाया गया, KCL फेलियर है. अगर मैं लूप यहां पर कंसीडर किया, so यहां पर करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बना. अब ये अगर मैं यहां पर एक तो लूप लिया तो यहां पर तो करंट फ्लो नहीं होने वाला है. क्यों? यहां पर कंडक्टर ही नहीं है. अगर कंडक्टर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. अभी हम लोग को यह मालूम चला, अगर चलो फॉर द टाइमिंग आई एम कंसीडरिंग दिस एज अ मैग्नेटिक फील्ड,
ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके आएगा. So if there is no current, there will be no magnetic field. So what happens? Left hand side of this plate A have some magnetic field, but there is no magnetic field in the right hand side. That means it is violating the nature of the magnetic field. ये continuous होता है. तो ये जब valid होता, मतलब violation हो रहा है, लूप लॉ को violate कर रहा है, तो ये भी तो सेटबैक था. अगर ये सेटबैक को मैक्सवेल ने कैसे इंप्रोवाइज किया, चलो वो देख लेते हैं. तो समझ में ये आया केसीएल कैसे ऑब्स्ट्रक्ट हुआ. ऐसे बताना, when I current enters in the left hand side of the plate, there is no current coming out of the plate. So according to Kirchhoff's current law, the amount of current considered as output should be equal to the amount of current in the input. So there is no output but there is an input, so it is a violation of Kirchhoff's current law. हो गया. अगर आप लूप लॉ बताओगे, लूप लॉ में क्या है, यहां पर एक लूप लोगे, ये लूप में से जो करंट निकल रहा है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो राइट हैंड साइड में लूप अगर आप कंसीडर करोगे, वहां पर करंट नहीं होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. ये होना नहीं चाहिए था. क्यों नहीं होना चाहिए था? अगर ये प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए था. तो ये समझा नहीं सक रहा है एम्पियर ने. सो हियर मैक्सवेल कम इनटू प्ले एंड ही ट्राई टू एक्सप्लेन दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल he tried to explain the KCL. अब वो KCL को कैसे समझाएगा? अगर मेरा ये एक प्लेट है तो यहां पर अगर I करंट आया तो यहां पर करंट बाहर निकलना चाहिए. अब वो सोच रहा है obviously there is a deflection in a ammeter when I am connecting this with a AC current. AC करंट क्या है? वेरिएबल करंट है. तो वो सोच रहा है भाई यहां पर कंडक्टर नहीं है, बट देयर इज स्टिल डिफ्लेक्शन. दैट मींस ये आई करंट यहां से आ रहा है. तो कैसे आ रहा है वो सोच रहा है. वो बोला व्हेन आई इज कनेक्टेड, मतलब द सर्किट इज कनेक्टेड, देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस. एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस. Accumulation of charges result in creating electric field. The nature of the electric field is variable. क्यों? AC current अपना डायरेक्शन each and every time, so each and every time the magnitude of the charge is different, so there is a variable electric field. So this variable electric field creates and it intersects the opposite side of area I. So there is a flux and the nature of the flux is also variable. Why? Flux is EA. The area of the plate cannot be changed, but the electric field is variable in nature. As a result, the flux will be variable in nature. With respect to time, अगर आप 10 सेकंड के लिए किए तो 10 सेकंड में आप एक वैरी का वेरीनेस आप ऑब्जर्व करोगे. दैट इज कॉल्ड डी फाई बाई डी टी. डी फाई बाई डी टी. इसको ही ईएमएफ कहा जाता है. ये फैराडेज लॉ है. So if we have variable electric flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर है, फ्लक्स हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से भी बना सकते हैं, बट हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा ईएमएफ बनाएगा. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज? वोल्ट हम लोग बताते हैं. द ईएमएफ इन जनरल, देयर इज more such definition over there in your book, you can go through it. For a general conception, I am telling you what is EMF. If the voltage is created by the battery, we'll simply call it potential or voltage. समझने के लिए why we are consider EMF, समझो यहां पर वोल्टेज बनेगा बैटरी नहीं, कोई दूसरा रीजन के वजह से. अगर देयर इज एनी अदर रीजन टू क्रिएट सम वोल्टेज ओवर हियर, तब हमारा EMF बताया जाएगा. EMF सुनने से मालूम चलेगा वहां पर बैटरी नहीं है, दूसरा कुछ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड करंट बनेगा, वोल्टेज सेट हो रहा है. सो मैक्सवेल ने बताया आईसी तो कंडक्टर, ये एक करंट कंडक्टर से आ रहा है, बट यहां पर एक करंट वेव फॉर्मेट में ये प्लेट में आ रहा है. दैट इज द रीजन बिहाइंड द करंट. द रीजन बिहाइंड द करंट इज देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर हियर एंड इट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो वो रीजन बता दिया.
अब वो क्या किया, ये जो करंट है इसको ID बता दिया और ये करंट को IC बता दिया। IC मींस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट और ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट जो हवा में ट्रांसमिटेड हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज इफ IC is converting into ID, what will be the magnitude so that the KCL is approved? अप्रूवल दे देगा KCL क्या बताया, जितना करंट इन होगा उतना ही आउट होना चाहिए, तो IC शुड बी इक्वल टू ID। चलो ये टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, चलो एक बार देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज ए चेंजिंग करंट, पॉइंट टू बी नोटेड, द करंट इज चेंजिंग for a capacitor of 0.2 ampere, what will be the displacement current across 8 plates? So according to KCL, the amount of IC is equal to amount of ID, displacement current is equal to the conduction current। यहां पर conduction current कितना बताया गया है, conduction current 0.25 ampere, so displacement current भी उतना ही होगा, ठीक है ना। अब मैं बार बार ये कह रहा हूं जी यहां पर वेरिएबल करंट होना चाहिए। अच्छा, वेरिएबल करंट होने से क्या होता है, देखो यहां पर वेरिएबल करंट इज d∅dt, सॉरी dq/dt। करंट फ्लो तभी होगा जब चार्जेस आएगा, तो वेरिएबल चार्जेस यहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। इफ dq/dt इज चेंजिंग, सो द अमाउंट ऑफ चार्जेस कमिंग इन t टाइम इज नॉट प्रेडिक्टेबल, so the electric flux will be variable. As a result, when it intersects this area, it will convert into flux. The flux will be variable and there will be a EMF. So we get a current over here and there is a deflection in the ammeter. So this deflection indicates that the circuit is closed. If we consider a DC current, what will happen? What is the nature of DC current? DC current अगर मैं यहां पर ले दिया तो क्या होगा, after fully charged the capacitor will stop and the circuit will be open। इसका मतलब क्या, वेरिएबल करंट होने से चार्ज का एक्यूमुलेशन अनप्रेडिक्टेबल है। अगर मैं यहां पर डीसी लगाया तो चार्ज एक्यूमुलेशन काउंटेबल हो जाएगा, मतलब फिक्स्ड हो जाएगा, फिक्स्ड रेट में होगा। चार्ज जब फुल हो जाएगा, इसमें ये प्लेट में अपना चार्ज कैपेसिटी फिक्स्ड है, सो देयर विल बी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज आफ्टर सम टाइम। उसके बाद क्या, dq/dt फिक्स्ड, q इज नॉट चेंजिंग आफ्टर सर्टेन टाइम। ये चार्ज फुल हो रहा है, समझ लो 2 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद ये फुल्ली चार्ज हो गया। तो आफ्टर 3 सेकंड व्हाट विल हैपन, q इज फिक्स्ड। आफ्टर 4 सेकंड व्हाट विल हैपन, q इज फिक्स्ड। सो डिफरेंशिएशन का रूल क्या बताता है, इफ q इज फिक्स्ड, q इज कांस्टेंट। इफ कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किए तो क्या होगा, तो वहां पर मेरा डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। अरे भाई, अगर डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 आ गया तो IC विल कन्वर्ट इनटू 0। अभी परे है ना, ID इज इक्वल टू IC, सो इफ IC इज इक्वल टू 0, ID विल बी 0, तो देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट करंट ओवर हियर, सो द सर्किट विल ओपन आफ्टर सम टाइम। अब देखो मैं क्या बताया, फुल चार्ज होने के बाद वाला ये पूरा कार्यक्रम है। ये क्वेश्चन फिर पूछा, मतलब ये क्वेश्चन फॉर्मेट में आया, तो सेकंड क्वेश्चन देखो पहले, ए कैपेसिटर हैज बीन चार्ज्ड बाय अ डीसी सोर्स, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कंडक्शन एंड अ डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड। मैं बता दिया, व्हेन फुल्ली चार्ज आफ्टर सम टाइम, मतलब चार्ज होने में टाइम लगेगा, dq/dt will be 0 because q is constant. Since we know that IC is equal to ID, so there will be no displacement current and the circuit will be open after some time. That means there will be no flow of current in the circuit. कितना मजा है। अब सोचो, अगर मैं ये क्वेश्चन को और थोड़ा टफ बना देता हूं, कैसे, मैं ये बताया 3 सेकंड बाद ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा या 2 सेकंड बाद फुल्ली चार्ज होगा। अगर मैं 1 सेकंड के बात करूं, 1 सेकंड में क्या हो रहा है ये कैपेसिटर में, ये बात करूं, तब क्या होगा, तब मुझे करंट मिलेगा। सोचो, समझो यहां पर फॉर द टाइमिंग आई एम कंसिडरिंग दैट इट टेक्स 4 सेकंड to fully charge. If I consider 1 to 3 second, what will happen? There is any current over here, the circuit will gain some current, there will be any deflection in this ammeter. चलो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो, एक कैपेसिटर
A capacitor C is being charged by a connecting it across a DC source along with an ammeter. Will the ammeter shows a momentary deflection during the process of charging? ये क्या मोमेंटरी मतलब कुछ देर के लिए, कुछ मोमेंट के लिए ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा जब चार्ज हो रहा है. So how will you explain this momentary deflection and resulting continuity of the current in the circuit? Write the expression of the current inside the capacitor. तो यहां पर हम लोग को ये पूछा गया है, अगर चार्जिंग के टाइम में मतलब 1 to 3 सेकेंड में ये चार्ज हो रहा है तब क्या होगा. तब तो देखो कैपेसिटर में चार्जेस आर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीजिंग, दैट इज नॉट फिक्स्ड. आफ्टर फुल्ली चार्ज इट इज फिक्स्ड. पहले 10 था, 15 हुआ, 20 हुआ, तो 10, 15, 20, पहले 10 था जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, 15 था जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, 20 था जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, वो अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीज होने का मतलब क्या, देयर इज अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड विद इन 1 to 3 सेकेंड. ठीक है ना, 1 to 3 सेकेंड के बीच में इसका वेरिएशन रहेगा, तो वो तब थोड़ा टाइम के लिए एमीटर को डिफ्लेक्ट करवा देगा. सो व्हाट विल वी डिस्कस while the process of charging, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, while the process of charging there the amount of charge is not fixed. That means the dq by dt is not zero. That means dq by dt is not zero. It is equal to IC. dq by dt is not zero. So what about the displacement currents? Obviously if dq by dt is not zero while the process is going on, the process is charging the capacitor, so we'll get some displacement current. id is nothing but epsilon naught d phi by dt. Okay, now what is phi? Epsilon naught dEA by dt. Electric field in area is fixed, so epsilon naught A dE by dt. Now the question is, we have to insert some expression, so we get dq by dt. यहां पर dq by dt अगर आ जाता है तो हम लोग ये लिखेंगे that is equal to IC. IC का एक्सप्रेशन Q के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर आप सोचोगे E का एक्सप्रेशन, जैसे हम लोग फाई को E से रिप्रेजेंट किए, अब E को Q से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, इसका एक्सप्रेशन IC से रिप्लेस किया जा सकता है. सो इफ वी थिंक E equal to Q into F, sorry, F by Q. That means when we are going to discuss the concept of force, we'll use that force by Q. तब चार्ज आ सकता है. अब मुझे ये बताओ, जब ये लॉ तुम लगाओगे तब चार्ज कैसा होगा? The charge should be countable. But in case of plate, यहां पर बहुत चार्जेस एक साथ आएगा, हम लोग को काउंट करने में दिक्कत आएगा. तब हम लोग क्या कंसेप्ट लगाएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो विद द हेल्प ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी वी गेट अ एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. एंड वी नो दैट सिग्मा इक्वल टू Q by charge per unit area, total charge per unit area. So you will come to know that I can replace this by Q, capital Q A epsilon naught. अब इसको यहां पर बैठा दो. Here A and epsilon naught are constant. निकलने के बाद ये काट देगा dq by dt, that is IC. That means in the process of charging, the displacement current, sorry, the conduction current will convert into displacement current, and this is the expression of current in the capacitor. पहले आप ये बताओ, यहां जब वो चार्जिंग होगा तब वहां पर एक करंट फ्लो होगा ड्यू टू द वेरिएबल चार्ज एक्यूमुलेशन. द वेरिएबल चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा. एज अ result, there will be a displacement current in the capacitor, and there will be a current received by
the ammeter and it will deflect for a moment after it till it get fully charged. फिर इसका करंट का एक्सप्रेशन समझाओ. तो जब तक चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो dq by dt, दैट मीन्स चार्ज का अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, dq by टाइम के रिस्पेक्ट में इसका चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है. अब इसको दिखाना है ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है एक्सप्रेशन से. हम लोग डी फाई बाई डी टी को ई इंटू ए लिखे. ए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया डी ई बाई डी टी. अब ई का एक्सप्रेशन क्यू से लिखेंगे सो दैट वी कैन सिंपली सो दैट आई सी इक्वल टू आई डी. तो यहां पर ये वाला कंसेप्ट इसलिए नहीं लिए, याद रखना ये वाला कंसेप्ट तभी यूज किया जाता है जब चार्जेस आर काउंटेबल. आफ्टर दैट वी यूज द कंसेप्ट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड लीनियर चार्ज क्यू इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए. ये मालूम होना चाहिए आप लोग को, फिर अगर बैठाओगे द एक्सप्रेशन ऑफ करंट वी कैन गेट. तो यहां पर आप लोग अगर ये बताए इफ वी यूज एसी करंट, ये तो डीसी हो गया. अगर ये बताए इफ वी यूज डीसी करंट, उसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन सेम रहेगा, पूरा एक्सप्रेशन सेम रहेगा पूरा टाइम के लिए. क्यों? क्योंकि यहां पर ये फुल्ली चार्ज कभी भी नहीं होगा. बिकॉज द रीजन इज इफ आई चेंज द सोर्स, द एसी करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन ईच एंड एवरी टाइम. सो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है, ये कभी प्लस कभी माइनस. तो इसका जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी कभी भी फिक्स नहीं होगा, कभी भी फुल्ली चार्ज नहीं करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल रहेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहने से डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा और द इक्वेशन ऑफ करंट इज एकदम यही रहने वाला है. सो यहां से और कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट जो फ्लक्स के वजह से करंट बना प्लेट के बीच में, दैट इज एप्सिलॉन ऑफ डी फाई बाई डी टी. आई डी इज नथिंग बट, oh sorry, I have written this. IC is nothing but d phi by dt. The reason behind the ID is nothing but the rate of change of flux. अब यहाँ पर एक चीज समझ में आया, जब मैग्नेटिक फील्ड अपना जीरो बनाया तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना. तब मैक्सवेल के दिमाग में एक चीज आया, अरे ये मैग्नेटिक फील्ड के जगह में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन देम. तो बाद में चल के वो लोग ऑब्जर्व किया दैट यहां पर अंदर में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रिलेशन है, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है और कभी भी मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट होता है और वो वेव फॉर्मेट में प्रोपागेट करता है. दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये पूछा गया है जैसे एन EM wave is traveling in a medium with a velocity v equal to vi cap. मतलब कोई भी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई कैप इज द इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स द प्रोपागेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ये देखने में कैसा होगा ये स्केच करने के लिए बोला है. सो द स्केच विल बी लाइक दिस. आई एम कंसिडरिंग दिस एज एक्स एक्सिस, दिस इज y axis, this is z axis. This is the proper propagation of electromagnetic wave vi cap. ये x डायरेक्शन में जा रहा है. यहां पर समझ लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ऐसा करके आप लिख सकते हो. दिस इज द डायग्राम. ये पूछा गया था, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया. देयर आर मोर क्वेश्चन दैट कैन बी डिस्कस. फॉर एग्जांपल the different electromagnetic waves, their frequencies and how they produce. ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. So start with the different electromagnetic wave. How many electromagnetic waves are there? चलो हम लोग देख लेते हैं. The first thing is radio wave, then microwave,
infrared, then visible। अब देखो इतना कैसे याद रखें, एक ट्रिक देते हैं। आप एक रेडियो देखें जिसमें एमआई लिखा हुआ है, एमआई कंपनी का एक रेडियो आप देखा, तो रेडियो एमआई कंपनी का, एम फॉर माइक्रो, आई फॉर इंफ्रारेड, आपने देखा, दैट इज विजिबल। ओके, अब विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट यूवी, देन एक्स एंड गामा। अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी और प्रोडक्शन हम लोग को याद रखना है। फ्रीक्वेंसी 3 into 10 to the power 8 to 5 to 10 to the power 8 तक। आपको पावर याद रखना है, ये सामने वाला नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 into 10 to the power 8 to 3 into 10 to the power 11, 3 into 10 to the power 11 to 4 into 10 to the power 14। देखो 3 करके इंक्रीज हो रहा है। अब देखो इंफ्रारेड में आई लिखा जाता है ना, आई के पास और एक आई लगा देना तो 11, ऐसे करके कुछ याद रखना है। ये आई के आगे में माइक्रो रहता है, यहां पर भी 11 कॉमन रहेगा, इससे 3 माइनस कर देना तो 8, ऐसे करके याद रखना है। अब जब विजिबल लाइट में आओगे तब 4 into 10 to the power 14 to 8 into 10 to the power 14, हर्ज, सब हर्ज में है। सो विजिबल लाइट में ये सेम होता है पावर। यूवी रे में पावर याद रखना 10 to the power 14 to 10 to the power 16, इसके आगे न्यूमेरिकल याद रखना। 1 into 10 to the power 16 to 3 into 10 to the power 21 प्रॉब्ली, ये आपका एक्स रे का है, और ग्रेटर देन 3 into 10 to the power 21, ये आपका गामा रे का है। रैपिड एक्सिलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स, ये याद रखना रेडियो वेव के लिए। माइक्रोवेव के लिए केल्स्ट्रॉन वल्व और मैग्नेट्रॉन वल्व से ये बन सकता है, ऐड कर सकते हो। गन डायड बोल के एक डायड से भी हम लोग माइक्रोवेव निकाल सकते हैं। वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से हम लोग इंफ्रारेड वेव्स निकाल सकते हैं। नाउ द विजिबल लाइट, इलेक्ट्रॉन इन एटम emit light when they moves from one energy level to a lower energy level। हो गया खत्म। नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट रे, inner shells electron in atoms move from one energy level to lower energy level, they are similar। visible and ultraviolet are very similar। in case of visible any orbit is considered, but in this case inner shell should be necessary। x-ray tube or inner shell electrons is required to produce x-rays। gamma rays is nothing but the radioactive decay। ये आपको क्वेश्चंस इसमें से पूछ सकता है। चलो इसका क्वेश्चन कैसे पूछा गया है एक बार देख लेते हैं। देखो, why are microwave considered suitable for radio system used in एयरक्राफ्ट नेविगेशन। अब देखो इसका यूज भी आपको आना चाहिए। रेडियो वेव का यूज क्या है, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। रेडियो वेव क्या है, इन जनरल इट इज इनएक्सपेंसिव टू जनरेट रेडियो वेव, मतलब उतना एक्सपेंसिव नहीं है, और इट कैन पेनिट्रेट क्लाउड्स सो दैट वी कैन इजीली ट्रांसमिट सिग्नल्स विथ अ लो कॉस्ट। ये आप लिख सकते हो, मैं इसका आंसर भी आपके स्क्रीन के सामने दे सकता हूं। देखो कुछ जनरल आइडिया रहना चाहिए ना, तो मैं वो आपको दे रहा हूं। रेडियो वेव का यूज क्यों है रडार सिस्टम में, क्योंकि इट इज एफोर्डेबल एंड इट कैन इजीली पेनिट्रेट द क्लाउड्स, सो दैट वी यूज रेडियो वेव्स। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेल्डर्स वेयर स्पेक्टेकल गॉगल्स और फेस मास्क विथ ग्लास विंडो to protect their eyes from electromagnetic radiation. Name the radiation, write the range of the frequency. In case of welding, there emits ultraviolet rays. So this is the ultraviolet rays and the range is here. So next question, name the type of electromagnetic radiation which are used to decay the cancer cell. Very easy. Radiation कहाँ होता है, गामा रे में। हम लोग यूज करेंगे गामा रे to kill cancer cell।
ये भी हम लोग यूज़ लिख सकते हैं, कहीं में अगर पूछेगा गामा का आप यूज़ क्या है, ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, टैनिंग ऑफ द स्किन। टैनिंग ऑफ द स्किन कैन बी परफॉर्म बाय यूवी, क्योंकि सन में यूवी रे रहता है, वो हम लोग का स्किन को टैन कर सकता है। नाउ मेंटेन द अर्थ्स वार्म। अर्थवर्म के लिए इंफ्रारेड इज नेसेसरी। इंफ्रारेड कैसे बनता है? ये वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंफ्रारेड से आप इंफ्रारेड गॉगल्स पहनोगे तो रात में आपको दिखेगा कि कोई आदमी है कि नहीं रात में, जैसे सोल्जर लोग यूज़ किया जाता है, करते हैं। तो अब इंफ्रारेड वेव्स के रेज कैसे निकलता है? कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर वाइब्रेशन है, दैट मीन्स इट हैव सम एनर्जी एंड विद द हेल्प ऑफ सम गॉगल्स वी कैन ऑब्जर्व द रे। सो आवर आई कैन नॉट रिसीव this kind of frequency, it can receive this kind of frequency, so our eye can see visible, right? And ये और ये range वो देख नहीं सकता, that's why we need some instrument to see this kind of rays. अच्छा, write briefly a method of production any one of this wave. अब देखो production में बता दिया, आपकी स्क्रीन में सामने था, हम लोग यहाँ पर गामा रे, इंफ्रारेड रे और यूवी रे का बारे में बात किए हैं क्वेश्चन में, और इसका प्रोडक्शन कैसे हो सकता है आप देख लो। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ आर एक्सरे प्रोड्यूस, राइट टू इंपॉर्टेंट यूज। वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो कुछ और क्वेश्चन, राइट हाउ आर रेडियो वेव आर प्रोड्यूस, 2011 में पूछा गया है। राइट टू यूज ऑफ माइक्रोवेव्स, बहुत ही ईजी है। राइट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज़ लार्जेस्ट पेनिट्रेशन पावर, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर ये सब का एक्सरे एंड गामा रे का है, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर इन लोग का है। राइट द फॉलोइंग रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटा से बढ़ा जाना है, एक्सरे, माइक्रोवेव, यूवी एंड रेडियो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले नंबर में एक्सरे दिया है, नेक्स्ट में माइक्रो दिया है, फिर थर्ड में यूवी दिया है, फिर रेडियो दिया है। तो रेडियो सबसे आएगा, मतलब 4 पहले आगे आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। तो आपको क्या लिखना है, रेडियो, माइक्रो, अल्ट्रावायलेट, देन एक्सरे, असेंडिंग ऑर्डर। देखो अगर आपको पूछेगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा, तो उल्टा लिखना है। उल्टा कैसे लिखोगे, पहले आएगा एक्सरे, देन आएगा यूवी रे, देन माइक्रो वेव, देन रेडियो वेव। देखो ये अगर रटोगे तो आप ये सब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोवेव, एक्सरे, रेडियो एंड गामा। ये क्वेश्चन देखो, आप खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंस्टिट्यूएंट रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ईच। 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब एयरक्राफ्ट नेविगेशन और रेडियो मतलब एयरक्राफ्ट नेविगेशन और रैडार सिस्टम में कंफ्यूज मत होना। रैडार सिस्टम में आप रेडियो वेव यूज करोगे और नेविगेशन में आप माइक्रोवेव यूज करने वाले हो, और इस माइक्रोवेव का रेंज 3 × 10⁸ to 3 × 10⁻11। अब क्रिस्टलाइन स्टडी के लिए आपको चाहिए एक्सरे, 1 × 10⁻16 to 3 × 10⁻21, ये रेंज आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। दिस अरेंजमेंट इज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी as well as increasing wavelength. So don't need to worry if the question replaced by the frequency. अगर ऐसे बताएगा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी से लिखो, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी से लिखो, ऑर्डर आपका यही रहने वाला है। तो गामा रे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज एंड अल्ट्रावायलेट, वेरी इजी है, यहाँ से हम लोग दे सकते हैं इसका आंसर। अच्छा, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच नंबर 1 मेंटेन्स द अर्थवर्म। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंफ्रारेड। एंड एयरक्राफ्ट नेविगेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, माइक्रोवेव। देखो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, और देखो यहां पर क्या बता रहा है, गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा रे। सो वी कैन इजीली गिव द यूज ऑफ दिस, आप बता देना। अच्छा, अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर देखो 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, नेम वन ऑफ द मेथड
ईच फॉर वन, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एक्सरे। डिटेक्शन ऑफ एक्सरे, प्रोडक्शन तो आप मालूम है, बट डिटेक्शन मतलब कैसे ये डिटेक्ट किया जा सकता है। डिटेक्शन ऑफ एक्सरे, अब देखो एक्सरे को हम लोग एक फिल्म के ऊपर देखते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफी फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म में ये डिटेक्ट किया जा सकता है। सो वेरी इजी, देखो कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस में भी होगा, और मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे देता हूं जहां पर आपका फ्रीक्वेंसी, आपका प्रोडक्शन और वो कैसे डिटेक्ट हो सकता है वो आप देख सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू क्रिएट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and so that electromagnetic wave have momentum and energy। चलो पहले ये दिखाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मोमेंटम और एनर्जी है। चलो ये सोचो, अगर आपके अंदर मोमेंटम है, दैट मीन्स मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरे में मास है, वेलोसिटी अभी 0 है, मतलब मेरे में वेलोसिटी बन सकता है। अगर किसी में मोमेंटम है, दैट मीन्स मास एंड वेलोसिटी जिंदा है, तो मेरे में अगर मोमेंटम है, मैं मास के साथ दौड़ रहा हूं, ठीक है ना, वेलोसिटी से। अब आप अगर मेरे सामने आ जाओ, मैं आपको धक्का मारूंगा, तो धक्का जब मारूंगा, आप अगर रेस्ट में हो, आप मूव करना चालू कर दोगे, थोड़ा देर के लिए मूव करोगे। सो माई मोमेंटम कैन बी ट्रांसफर्ड टू यू। यही चीज हम लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट कर रहा है, मुझे मालूम है, वहां पर एक परपेंडिकुलर प्लेन लो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रख दो, वो मूव करना चालू कर देगा। यही है प्रूफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव मोमेंटम। तो आप इसको कैसे बोलोगे? इफ आई कंसिडर अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द propagation of electromagnetic wave, and if I keep a electron in that plane, it will start moving. It indicates that electromagnetic wave have momentum as well as energy. यही लिखना है। और आपके स्क्रीन के सामने में अगर फॉर्मलाइज्ड वे में कैसे लिखना है वो आपके स्क्रीन के सामने में है। आप वीडियो को पॉज करो और देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू कैन जनरेट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो whenever we consider a electromagnetic wave, there should be an electron in a high excited level. In a high excited level, the electron should accelerate. सोचो कोई भी जैसे विजिबल लाइट का प्रोडक्शन में और यूवी रे का प्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़े, इनर सेल या कोई भी एक सेल से अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तब उसमें विजिबल लाइट और यूवी रे बनता है। तो एनर्जी रहना चाहिए। एनर्जी का एक्सप्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट मींस अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ एक्सीलरेशन। तब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिला। मतलब विजिबल लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे समझो बात को, व्हेन अ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, इट क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड आवर आई रिसीव दैट लाइट। वो लाइट को रिसीव किया और समझ में आ रहा है, दैट इज द विजिबल लाइट। फाइन। सो अगर आपको ये पूछेगा जे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप कैसे बना सकते हो, इफ आई एक्सीलरेट अ चार्ज it will create a variable electric field and eventually it convert into the magnetic field. After later time, the magnetic field will again create into electric field and this process will go on. In this way, the electric field and magnetic field will generate and it will propagate in a specific direction. So, in this way, we can generate a electromagnetic field. Sorry, electromagnetic wave. Field नहीं, दो फील्ड बनेगा और उससे प्रोपगेशन होगा वेव का। सो और मैं कुछ क्वेश्चन में देता हूं सामने, आप देखो, उसको नोट करो, अगर अच्छा लगे तो उसको पढ़ो, नहीं तो आप जो अपना सोर्स है वो उसको भी फॉलो कर सकते हो। और ये जो वीडियो है ये आपको ये चैप्टर को अच्छा से समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ा और एक्सटेंड होगा क्योंकि मैं यहाँ पर और क्वेश्चन और उसका आंसर देने वाला हूँ। थैंक यू।